बच्चों, कल के टॉपिक में आपने जो है द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, और आज दूसरा है निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने एक द्विध्रुव लिया +q -q बिंदु ए पर +q बिंदु बी पर स्थित है। इनके बीच की कुल दूरी 2l है। ठीक है, और मध्य से दूरी कितनी है l, और ये दूरी कितनी है l। ये इसकी लंबवर्धक रेखा है। इस लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, और बिंदु O से दूरी r पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये दूरी l है, ये दूरी r है। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हो जाएगा √r² + l², और ये भी ये r है, ये l है, और ये क्या है r है। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, √r² + l²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है इस धन आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, धन आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र का अगर हम परिमाण लिखें तो कितना होगा, बिंदु P पर धन आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग जो धन आवेश है इसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिख लेते हैं, सपोजिशन में E1 लिख लिया। तो E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0। आवेश का परिमाण क्या है, q, और दूरी कितनी है, r दूरी हमको लेनी है। ये वाली दूरी, इस बिंदु को मिलाने वाली जो दूरी है धन आवेश के कारण से यहाँ तक की जो दूरी है √r² + l² है। तो इसका अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, तो रूट हट जाएगा, r² + l² हो जाएगा। ठीक, ये धन आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी प्रकार से जो है ऋण आवेश के कारण -q के कारण, ठीक है, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E2 से लिख ले रहे हैं। E2 बराबर 1/4πε0। परिमाण तो q है और दूरी भी उतना ही है, तो दोनों का वैद्युत क्षेत्र परिमाण में कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, r² + l² रहेगा। ठीक है, अब दिशा देख लेते हैं। E1 की दिशा किधर है, तो अगर हम लोग धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र E1 यहाँ पर बन रहा है उसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा जो है बताया कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो इस पर बल किधर से लगेगा, इस आवेश के कारण धन आवेश पर बल, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो धन आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र किधर हो गया, ये इसको इसी रेखा के अनुदिश बिल्कुल सीधे। ये हो गया E1 की दिशा। ठीक है, इस दिशा आप लिख सकते हैं किधर, B से P की तरफ। ठीक है, इधर है B से P की तरफ, ये इस तरह से दिखा दे रहे हैं, B से P दिशा में है। अब ये वाली क्या, E2 की दिशा क्या होगी, तो आप देख रहे हैं ये माइनस आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो अगर इधर की तरफ होगा, ये किधर से हो जाएगा, P से किधर हो जाएगा, B की तरफ में हो जाएगा। तो ये माइनस आवेश के कारण से इधर हो गया। इसका नाम क्या लिख दिया हमने, E2। इसका नाम लिखा हमने E2। ठीक है, ये हो गया E2। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, परंतु दोनों का परिमाण क्या है, एक ही जैसा है। दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, और दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है,
तो ये हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया और ये दिशा हो गई, परिमाण हो गया और ये क्या हो गई, दिशा हो गई। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर अगर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए क्या करते हैं, जो E1 है और E2 इसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर वियोजन करेंगे और वेक्टर वियोजन से हम क्या करेंगे, इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये दोनों त्रिभुज जो है हमारे, ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं और ये वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक प्रकार के हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के त्रिभुज हैं, तो अगर इसको हम थीटा मान लें, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर हम AB के समांतर एक यहाँ पर रेखा खींचें, AB के समांतर हमने ऐसे रेखा खींच ली। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अब जो है AB के समांतर ये वाली रेखा, ये वाली रेखा जो है AB के समांतर है, तो ये वाला अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। आई बात समझ में, तो ये कोण भी थीटा होगा और ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, E1 और E2 का, E1 और E2 के कंपोनेंट बना सकते हैं। एक घटक हम किधर बनाते हैं, देखिए एक घटक जिधर कोण बन रहा है उस तरफ में और एक इसके लंबवत इधर की दिशा में। ठीक है, तो इसके दो घटक बन जाएंगे, दो घटक, इधर वाला जो घटक होगा उसका नाम होगा E1 cos थीटा। ठीक है, और इधर की तरफ जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, E1 sin थीटा। तो इस तरह से घटक ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका भी इधर की तरफ जो घटक होगा वो भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, इसका नाम होगा E2 cos थीटा, और जो इस दिशा में इसका घटक होगा उसका नाम होगा E2 sin थीटा। अब इसके भी दो घटक किए गए और इसके E1 के भी दो घटक, E1 sin थीटा और E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। इसके दो कंपोनेंट हुए, इधर की तरफ में E2 cos थीटा और इधर की तरफ में क्या हो गया, E2 sin थीटा। ठीक, अब जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ठीक है, इसके AB के जो ऊर्ध्वाधर घटक देख रहे हैं, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। इस कारण से एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर हुआ, दिशा में विपरीत है। ठीक है, विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, इनका परिणामी कितना हो जाएगा, 0, इन दोनों ऊर्ध्वाधर घटकों का। और जो AB के समांतर घटक है, AB के समांतर घटक है, उनकी दिशा एक है, इस कारण से क्या है, वो जुड़ जाएगी। इसके AB के समांतर घटक दिशा में एक होने के कारण से जुड़ जाएगा और इनका परिणामी किधर होगा, इसी दिशा में होगा। तो अगर इनकी दिशा एक है तो इनको हम जोड़ देंगे, तो इनका परिणामी भी किधर आएगा, इधर ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का परिणामी इधर ही आएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, E से लिखते हैं। ठीक, अब लिख लेंगे कि AB के समांतर घटक, AB के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इनकी दिशा एक है, अतः इनका परिणामी कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसे मिटा देते हैं। अब लिख लेंगे कि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा
एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं, अतः इनका परिणामी, ठीक है। अब इनका परिणामी हम लोग निकाल लेते हैं, तो इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी लिखा जाएगा ई बराबर E1 cos थीटा प्लस क्या लिखा जाएगा E2 cos थीटा, है ना। अब इसका जो परिमाण है वो बराबर ही है, परिमाण क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस ये भी उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब इसे आप इस तरह से लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए 2 cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर cos थीटा का मान रख दे रहे हैं। अब यहाँ से ये देख रहे हैं इस त्रिभुज में cos थीटा ले लीजिए, चाहे यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि cos थीटा बराबर कितना होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये है आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार क्या है L है और कर्ण कितना है √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये cos थीटा का मान है। अगर ये cos थीटा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान प्लस L स्क्वायर और cos थीटा का मान जो है वो कितना हो जाएगा L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसे आप हल कर लेंगे तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू L और ये घात कितना हो जाएगा ये और 1/2 ये, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर क्या था 2 cos थीटा, ठीक है। तो 2 cos थीटा था तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही 2 यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से छूट गया था। अब जो E का मान है वो क्या है, ये है 2QL अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 2QL चूँकि E बराबर क्या होता है 2QL होता है, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी E बराबर हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये घात कितनी हो जाएगी इसकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये बिंदु P पर क्या है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण, ठीक है। अब मान लें कि जो है यदि L जो है ये जो है आपका L R से बहुत छोटा हो, ये जो है L मच लेस देन R होता यही है। दो ध्रुव के बीच की दूरी कैसी होती है बहुत कम होती है और उसकी तुलना में दूरी कैसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये दूरी एंगस्ट्रॉम में है और ये दूरी सेंटीमीटर में है, तो ये वाली दूरी कैसी होगी बहुत ही छोटी हो जाएगी।
ठीक है। तो जो यल की वैल्यू है, यल की वैल्यू है, ये भी क्या है, और भी छोटा है। यल का मान जो होता है वो बहुत कम है, यल इज मच लेस देन क्या है, आर है। तो अगर यल का मान जो है बहुत छोटा हो जाए आर से, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये समीकरण है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस यल को जो है छोड़ देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर हो गया p, और इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अगर इसे हम छोड़ देंगे और हल करेंगे तो r की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, ठीक है। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो देखिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इसी दिशा में है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ में है, ठीक है। ये जो ए बी देख रहे हैं, इसी के अदिश इधर की तरफ में, इधर की तरफ का मतलब क्या है, बाईं तरफ में है। अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसकी लिखें, तो जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P, जो द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है P, उसकी डायरेक्शन क्या है, P की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में, ठीक है। दाहिनी तरफ P डिस्ट है और ये किधर है, ये बाईं तरफ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है इस कंडीशन में, ठीक है। और जब आपने अक्षीय स्थिति में निकाला था, ये -q और ये क्या था, +q, तो इस कंडीशन में ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, p की डायरेक्शन है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किधर था, परिणामी वैद्युत क्षेत्र इधर ही था। तो इस कंडीशन में ये वैद्युत क्षेत्र किधर है, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है दाहिनी तरफ था, और दाहिनी तरफ कौन है, द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो पहले वाले केस में क्या था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में थी, और अब की वाले केस में क्या है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण में फर्क देखिए। ये जो है कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर क्या आया था 2p, और यहाँ पर क्या आया था r³, और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो देखिए दोनों समीकरणों को देखिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। कौन ज्यादा है, अक्षीय स्थिति में ज्यादा है, अक्षीय स्थिति में ज्यादा होगा कि निरक्षीय स्थिति में ज्यादा होगा। तो अब हमको समीकरण से पता चल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ इसमें है, और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो अक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है निरक्ष की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन समीकरणों से, जो ई अक्षीय का मान होता है वो बराबर किसके होता है, 2 गुना किसके, ई निरक्षीय के, ठीक है। यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। निरक्षीय स्थिति की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ है, और अक्षीय की स्थिति कितनी है, इसका 2 गुना है। तो याद रखना है कि अक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की कितनी होती है, 2 गुनी होती है, 2 × निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।